गुड आफ्टरनून। तो कल हमने फोर्थ न्यूमेरिकल तक कर लिया ने पहले वाले वीडियो लेक्चर में फोर्थ न्यूमेरिकल तक एक्सरसाइज कर ली थी। अभी हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले सारे फॉर्मूले अपने पास रेडी रखो, फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे के सारे। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कहाँ से, फिफ्थ न्यूमेरिकल। एंड फिफ्थ न्यूमेरिकल इज़ लाइक दिस। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, टेक्स्ट बुक आपके पास रखो क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह जाएगी। कुछ स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी है तो वो बोर्ड पे लिखूँगा तो बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। एनीवे, द फिफ्थ न्यूमेरिकल इज़ एन अल्फ़ा पार्टिकल, यानी क्या, अल्फ़ा पार्टिकल क्या, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2 यानी इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो ट्वाइस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसकी पोलैरिटी जो रहेगी वो प्लस रहेगी, यानी इट इज़ 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। is accelerated and moves in a vacuum tube with a kinetic energy 10 mega electron volt. Okay, it passes through a uniform magnetic field of 1.88 Tesla and traces a circular path of radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of alpha particle, और जो दिया है क्या क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल और दूसरा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सेम क्यों है ये मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे इसको। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, लेट मी राइट दैट इन्फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कुछ ऐसी है। एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है दैट इज़ 1.88 टेस्ला एंड रेडियस जो सर्कल वो सब डिस्क्राइब करेगा तो वो रेडियस दी है 24.6 और चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, ×2 है ना, मैंने अभी बताया, यस ×2। तो इतना चार्ज इसके ऊपर रहेगा। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज ऐसे आया, चार्ज पार्टिकल, इट इज़ ऑलरेडी हैविंग एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उस एनर्जी की वजह से आई मीन एज इट एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि एज द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the direction of magnetic field, in that case charge particle will start performing circular motion। वो उसी जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा। एक और MCQ कल हमने देखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, इन दैट केस क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी? नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ऑलरेडी उसके पास उतनी एनर्जी है और इस एनर्जी से, तो ये एनर्जी जो है अभी भी उसमें उतनी ही एनर्जी है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। और अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल। ओके, तो हमें अल्फा पार्टिकल का मास ढूंढना है। सो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि एनर्जी दी है और आप मास ढूंढ निकालो, तो उसके लिए हमें साइक्लोट्रॉन की कंसेप्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में गोल गोल घूमता है तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने ढूंढ लिया था एंड दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 234 इक्वेशन 10.10 एंड दैट एनर्जी एक्सप्रेशन इज E इज इक्वल टू Q² B² R² डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं दी है? m नहीं दी है क्योंकि वही तो पूछी है। तो मास ऑफ दैट पार्टिकल इज नॉट गिवन बिकॉज दैट इटसेल्फ इज आस्क्ड। सो मास ऑफ द पार्टिकल बिकम्स m इज इक्वल टू Q² B² R² डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज सॉरी m नहीं, यहाँ पे ये e आ जाएगा। बस इतना ही मॉडिफिकेशन हमें करना है। क्या है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ऐसे गोल गोल घूमने वाला जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी हमने डिराइव की है। ये कौन सी एनर्जी हमने डिराइव की है? ये एनर्जी है पार्टिकल इन रिवॉल्विंग इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में जब पार्टिकल रिवॉल्व होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एनर्जी हमने डिराइव कर ली है। ये उस एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है। हमें चाहिए मास, तो एनर्जी को इधर लेके आओ, मास को उधर लेके जाओ। अब करना क्या है? क्या बाकी सारी चीज़ें दी है? यस दी है। क्यों? चार्ज ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल दैट इज 2
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू यहाँ रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड 1.88 टेस्ला। रेडियस, ये जो रेडियस है ना ये सर्कल की, एंड दैट इज कितनी आ रही है 24.6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस भी दी है। और एनर्जी, तो एनर्जी अब क्या लिखोगे आप, डायरेक्टली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे? नहीं, एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मास चाहिए। और अगर मास चाहिए तो मास के लिए सारी क्वांटिटीज जो है वो एसआई यूनिट में चाहिए या फिर सीजीएस में चाहिए। हम एसआई ले लेते हैं। तो अगर मुझे सारी क्वांटिटीज एसआई में चाहिए, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नॉट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये जो है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 10 इंटू 10⁻10, सॉरी 10⁻10 नहीं आएगा, ये आएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेगा है तो मेगा है तो 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये एनर्जी आ गई मेरी जूल में। तो अगर मैं देखूँ तो ये 10⁻7 और ये 19, तो 1.6 इंटू 10⁻12 आ जाता है। वो वैल्यू आपको ई की जगह पे रखनी है और बाकी सारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ रखनी है। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनमें सब वैल्यूज़ जो है वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड रख दी है, डेसिमल वैल्यू सब में दे दी है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है लॉग टेबल के लिए। तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो लॉग टेबल से। तो एनीवे ये लॉग टेबल के ज़रिए आप इसका आंसर निकालो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ मुझे। अगर कोई डाउट है तो पूछो कि एम की वैल्यू नहीं आ रही है, क्या करना है। सो वी विल क्रॉस चेक आवर आंसर्स, हम आंसर्स को चेक कर लेंगे, बट एम की वैल्यू निकाल के बताओ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या था यहाँ पे, एक ही थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि जनरली यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 इंटू 10⁻6 रख देते हैं और आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज एनर्जी वैल्यू शुड बी इन एसआई यूनिट, और वो दी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एसआई यूनिट, इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो आपको मास यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारी गड़बड़ है, और ये एक और गड़बड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। 2 wires shown in figure are connected in series circuit and the same amount of current 10 ampere passes through both but opposite direction. Separation between 2 wires is 8 millimeter. The length AB is S is equal to 22 centimeter. Obtain the direction and magnitude of magnetic field due to current in the wire 2 on section AB of wire 1. Also obtain the magnitude and direction of force on wire 1. पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। सबसे पहले तो एक गलती उन्होंने ये कर ली है कि ये सेक्शन ऐसे सेपरेट क्यों दिखाया है। फिर 8 mm जो डिस्टेंस है वो ये दोनों वायर के बीच में है या इन दोनों के बीच में है, ये भी नहीं पता। तो ये कुछ, और ये डायमेंशंस भी कितने हैं ये नहीं दिए हैं। सो कुछ एजम्पशंस करके क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा, बट फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर जो उन्होंने दिया एटलीस्ट वो तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो पहला पार्ट जो है वो क्या पूछा है वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या बोल रहे हो, ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1। सो लेट अस एज्यूम कि ये जो ए बी वायर है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm फ्रॉम वायर 2। ये वायर 2 है और ये वायर 1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो है 8 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू करंट इन वायर 2। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr। तो ये करंट आपको दिया है 10 एम्पियर, 2πr, r यानी 8 मिलीमीटर। तो ये वैल्यूज़ आप अगर यहाँ पुट करते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू करंट इन वायर 2। समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो, बट उसका आंसर उन्होंने दिया नहीं, बट आप वैल्यूज पुट करके आंसर
निकाल लो। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन के लिए आपके पास राइट हैंड रूल है, ये बहुत काम में आएगा आपके। तो ये सेकंड कंडक्टर को ऐसे हाथ में पकड़ो एंड द थंब शुड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, नीचे है। सो ऐसा, सो मेरी जो फिंगर्स है वो ऐसे अंदर जा रही है, करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, इट इज़ गोइंग इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या फिर इनसाइड द बोर्ड। ये इसका आंसर है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमने बता दी। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या है, किधर गया वो, ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर 1। अब ये वायर 1 पे फोर्स हमें निकालना है। तो यार फोर्स ऑन वायर 1 अब कैसे निकालेंगे, रिपल्सिव फोर्स दिया है और 2.75 इंटू 10⁻⁻⁴ kg दिया है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो जो 6th क्वेश्चन है ना, तो इसका जो आंसर मेरा आ रहा है, लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है। सो द फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन d। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स। अब फिर से वही प्रॉब्लम की कौन सा डिस्टेंस लेना है, तो यही हम डिस्टेंस लेंगे जो उन्होंने दिया है 8 mm का। ये बाकी कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं की है। अब वायर AB पे उनको चाहिए फोर्स। सो वायर AB पे उनको फोर्स चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो वायर AB पे जो फोर्स है, तो AB की जो लेंथ है दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं ऐसा। सो F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन d इंटू L। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं कुछ कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करूँ। तो μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन d इंटू L मैं वैल्यूज़ पुट करके देता हूँ। कैलकुलेशन देख लेते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं। सो μ0 की वैल्यू क्या रहती है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2π। I1 है 10 और ये भी है 10। ध्यान से देखना, ये दोनों जो वायर्स है वो पैरेलल में है और दोनों में करंट जो है वो 10 एम्पियर का है। इतना बस समझ लेना, बाकी कुछ खास ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस है दोनों के बीच में 8 मिलीमीटर का, तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर। और लेंथ जो है, अब ये लेंथ ये वायर के ऊपर उन्होंने फोर्स पूछा है मेरे ख्याल से, यस। तो ये है 22 सेंटीमीटर। सो 22 इंटू 10⁻²। अब यार देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो ये 2π और ये 4π यानी ये 2 हो जाएगा और अब ये 44 हो जाएगा। सो 44 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 8 है यहाँ पे, और 10 की पावर लेट अस सी कितनी आ रही है, तो ये 10 और ये 10 गया और ये -7 -3, सो ये -4 आ जाएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है 5.5 के आसपास आ रहा है। 5.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इतना फोर्स रहेगा। 5.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अब देखो यहाँ पे जो आंसर दिया है ना वो 2.75 इंटू 10⁻⁴ kg। क्यों ऐसा दिया, हाँ kg में हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय g, यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा और g से मैं डिवाइड कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से डिवाइड कर लूँ, बोल दो। तो 10 से भी मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो भी मेरा आंसर क्या रहेगा, 5.5 इंटू 10⁻⁵ kg। बट ये आंसर मैच नहीं हो रहा है और जैसे मैंने कहा था कि उनकी बहुत सारी गलतियाँ इस एक्सरसाइज में हो गई है। बट एनीवे दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें जो डिस्टेंस दिया है वायर्स के बीच में वो 8 mm, यानी ये वायर और ये वायर इनके बीच में डिस्टेंस दिया 8 mm, यही एज्यूम करना पड़ेगा और वो एज्यूम करके ही हमें आगे बढ़ना है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्शन रहेगा। एज बोथ कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने ये सबसे शुरू में देखा है। इन दैट केस देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू वायर्स, ये हमने देख लिया था। बाकी ये पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिसका आंसर उन्होंने नहीं दिया, बट ये आप सिंपली वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आंसर आ रहा है न्यूटन में और केजी में उन्होंने पता नहीं क्या करके रखा है, बट एनीवे।
तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5.2 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field at a distance of 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मैंने कहा था ना, नंबर्स बहुत ख़राब दे दिए है, तो पूरा कैलकुलेशन का बर्डन आपके ऊपर डाल दिया है। बट एनीवे कोई बात नहीं, लॉक टेबल तो है आपके पास, उसका आप यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोई बात नहीं है। सिंपल क्या है, एक वायर है इस तरह से, दैट इज करंट कैरिंग करंट आई, एंड दैट करंट इज कितना दिया है, करंट 5.2 एम्पियर, 5.2 एम्पियर ये करंट वो वायर कैरी कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डिस्टेंस 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस जगह पे लेट अस से इट इज़ पॉइंट पी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ये उन्होंने पूछा है, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, वेयर R इज दिस डिस्टेंस। सो म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है आपका 5.2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है आपका 3.1 इंटू 10⁻²। अब देखो सीधा सीधा ये 2 हो जाता है, और ये 5.2 इंटू 2 ये आता है 10.4 डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ पर भी देखो ना क्या गड़बड़ नज़र आ रही है। ये अगर डिवीजन करोगे ना, 10 इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 9 और ये 3.1 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये डिवीजन जो है वो आएगी 3 के आसपास, डिवीजन जो आएगी वो 3 के आसपास। सो 3 अप्रोक्सीमेटली है, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बट वहाँ पे क्या दिया है 8.35, गलत आंसर है, ठीक है। ये जो आंसर है ना ये गलत है, फिर भी आप करके देख लो और कोई करेक्शन रहा तो मुझे बता देना कि नहीं सर ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के मामले में आप अपने कैलकुलेशंस खुद करो, कहीं पर भी करेक्शन रहा मेरे आंसर में तो प्लीज़ मुझे बता दो। सो एनीवे टेस्ला या फिर इसका जो दूसरा यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का जो दूसरा यूनिट है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, बट जनरली वी यूज़ टेस्ला एज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ रहा है मेरा लगभग 3.35 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से देख लो, बहुत इजी था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 1.35 सेंटीमीटर इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर इज 4.76, व्हाट मस्ट बी आई। ठीक है, सो करंट उन्होंने यहाँ पे पूछा है। सो दो कंडक्टर्स हैं और फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है, तब फोर्स पर दो कंडक्टर्स ये हैं, बोथ आर कैरिंग करंट आई, दोनों में जो करंट है दैट इज आई। सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वो दिया नहीं है और वो उनको चाहिए भी नहीं कि वेदर द फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। एनीवे सो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D, वेयर D स्टैंड्स फॉर सेपरेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, पैरेलल वायर्स। और ये मेरे ख्याल से दिया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो कितना दिया है, वो दिया है 4.76 इंटू 10⁻²। ये म्यू 0 अपॉन 2 पाई और दोनों में करंट सेम है तो I इंटू आई ये हो जाएगा I² अपॉन D। अब क्या है पता है क्या, उन्होंने जो यूनिट दे दिया ना फोर्स पर यूनिट लेंथ का वो भी गड़बड़ कर दी, वो दैट शुड बी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये जो है ये क्वांटिटी जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर। एनीवे सो ये 4.76 इंटू 10⁻² ये दिया है और I की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पूछी है और D दिया है सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है आपका 1.35 सेंटीमीटर। सो लेट अस राइट इट, ये म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 पाई। म्यू की वैल्यू याद रखना, बड़ी सिंपल वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I² जो हमें निकालना है और D दिया है, कितना दिया है 1.35।
सेंटीमीटर, 1.35 इंटू 10⁻²। फिर से कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ये सीधा सीधा 2 पाई 4 पाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। मेरी जो आई की वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे मेरा आंसर मैच हो रहा है, ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन होगा जिसमें आंसर मैच हो रहा है, दैट इज़ 56.7 एम्पियर। ये करंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बिना स्क्वायर रूट लिए आगे मत बढ़ना। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमें स्क्वायर रूट लेना है और फिर वो गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी की तरह ये इधर जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। व्हाट मस्ट बी करंट थ्रू द वायर। अब देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला, ये वायर है और यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वो कितना दिया है, किधर गया, 16 माइक्रो टेस्ला। और ये जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 2.4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, करंट। दे आर आस्किंग करंट थ्रू द कंडक्टर। सो इन दिस केस यहाँ हम लिख सकते हैं बी, फॉर्मूला की देखो वहाँ पे लिखा है μ0I अपॉन 2 पाई आर। तो 16 माइक्रो टेस्ला यानी 16 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू μ0, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2.4 इंटू 10⁻²। ये यहाँ पे बस ये चीज़ आपको निकालनी है, बाकी सब कुछ दिया है। 2 पाई 4 पाई यहाँ पे 2 बचेगा। बाकी कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हो। और जो करंट की वैल्यू मेरी आ रही है, लेट मी सी, बराबर आ रही है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, करंट की जो वैल्यू आ रही है, यस वो भी करेक्ट आ रही है। यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है आपका, दैट इज़ 1.92 एम्पियर। ये आपका करंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल है। डर एक ही बात का है कि गलतियां बहुत हो रही है, सो कॉन्फिडेंस नहीं जम रहा है यहाँ पे। सो डोंट वरी, यहाँ से आप अपने आंसर्स मैच कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है कि देयर इज़ अ सर्क्यूलर लूप इस तरह से, एंड उन्होंने क्या दिया है, इस लूप की जो रेडियस है वो है 12.3 सेंटीमीटर और इसके सेंटर में देयर इज़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। और इस करंट की वजह से इस सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। आपको पता होगा कि लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो डेफिनेटली उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी रहेगा। मैंने सिंबल लिया है म्यू, शायद आपके बुक में भी म्यू सिंबल है। म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, नहीं तो लेट अस अज्यूम कि म्यू इज़ मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने देखा था कि क्या एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, वेयर ए इज एरिया पाई आर स्क्वायर। ए इज एरिया, इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस लूप देन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो बाकी कुछ नहीं दिया, इवन करंट भी उन्होंने दिया नहीं है, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप जो है वो है आपका μ0I अपॉन 2R। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज μ0I अपॉन 2R। ये हमने डिराइव किया है और दोनों मेथड से डिराइव किया है, एक बायोट-सावर्ट लॉ से भी किया है और दूसरा भी बायोट-सावर्ट लॉ से ही किया है, बट एनीवे ये हमने डिराइव कर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये हमने कर लिया है। तो आगे कैसे बढ़े, हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो वो क्या कर रहा हूँ देखो ज़रा, पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए I, सो I इज इक्वल टू B 2R अपॉन μ0। इस एक्सप्रेशन से मैंने I का एक्सप्रेशन एक बना लिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे I
इंटू पाई आर स्क्वायर। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो उधर भी मुझे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई कैन राइट हियर बी टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो। दोनों तरफ मैंने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, हो गया, मेरा काम हो गया, बस इतना ही करना था। क्योंकि अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। बी दिया है, क्योंकि हमें क्या डिराइव करना है, निकालना क्या है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज़ बी, ये 2 पहले लिख देता हूँ, ये वाला 2 पाई आर क्यूब अपॉन म्यू ज़ीरो। बस ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 बी किधर है, 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, पाई लेट इट बी एज इट इज, आर रेडियस कितनी है 12.3 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसका क्यूब, डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। चलो राहत मिली, पाई तो कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेशंस आपके थोड़े बहुत सिंप्लीफाइड हो गए। हाँ जी, आगे अब एक काम आप कर सकते हो, ये 4 से भी आप डिवाइड कर दो। तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है नहीं ना, क्यों? अच्छा ठीक है, कर दो। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 और ये 12.3 का क्यूब 10⁻⁻6। अब यार आपको ना बस ये नीचे मिलता है 10⁻⁻7 और ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करके दे दिया है। बट फिर भी म्यू की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, वो म्यू की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5.95 इंटू 10⁻⁻2, 5.95 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये है यूनिट ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट। और ये सब इस तरह से करना था। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट इस न्यूमेरिकल में कैसे आ गया कि कुछ भी नहीं दिया, करंट नहीं दिया, और उन्होंने पूछ लिया कि सर्कुलर लूप है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप इज़ आई इंटू ए, करंट नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रुक जाएंगे, आगे सोचना बंद कर देंगे, पर ऐसा मत करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हम कुछ अरेंज कर सकते क्या? यस वी कैन अरेंज। क्या अरेंज कर सकते? आई को इधर लेके आओ, दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ की जो वैल्यूज है ये सारी की सारी हमें पता है, बी दिया है, रेडियस दी है, और ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाना था, पुश करना था, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये 12.3 का क्यूब, मैंने पहले ही बोला एक्सरसाइज में नंबर्स ऐसे दिए हैं कि जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस का बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी आप कर लो, लॉग टेबल की प्रैक्टिस बहुत है इसमें, तो ये एक्सरसाइज कर लो, कैलकुलेशंस कंफर्म करो, आंसर्स को वेरीफाई करो, जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ उसे वेरीफाई करो। कहीं पर भी गड़बड़ है, गलती है, मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे बताओ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 2.3 एम्पेयर्स का। सर्कुलर लूप की जो रेडियस है दैट इज 9.7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप इज म्यू 0 I अपॉन 2R। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। आई की वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू दी है, यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट पार्ट आता है, दे आर आस्किंग, अब ये लूप है एंड दे आर आस्किंग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट इज ऑल्सो 9.7। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये भी 9.7 है और ये भी 9.7 है। सो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो यूज़ करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला है इसका दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z और R दोनों सेम है, Z और R दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं R स्क्वायर ही लिख देता हूँ। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि Z इज इक्वल टू R। ठीक है, सो इन दैट केस
आई एम गेटिंग ट्वाइस आर स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2^3/2, ये 2^3/2 और ये आर स्क्वायर रेस टू 3/2। सो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 में लिख रहा हूँ इसको, 2^3/2 इज रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये हो जाएगा आर क्यूब म्यू 0 आई, अब क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर और यहाँ से एक दो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2√8 इंटू आर। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है बट प्रॉब्लम है, तो एक बात चेक करो, जो मैंने चेक कर लिया है वो बराबर है, और दूसरा कैलकुलेशंस करो, कैलकुलेशंस में आपका आंसर क्या आ रहा है ये मुझे आप बता दो। देखो इधर का आंसर मैच हो रहा है बट इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है ये आप करो या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करो, डायरेक्टली कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, अदरवाइज इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। दोनों में आपको करना है, दोनों मेथड्स में करना है। मुझे बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, लेट मी सी कि मेरी गलती है या उनकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। सो एनीवे दीज आर 11 क्वेश्चंस विच वी हैव सॉल्व टिल दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा और उसके बाद हम जाएंगे MHCET MCQs के ऊपर, तो वो भी हमें सॉल्व करने हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही।